और बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने किया है एक्स पर पोस्ट। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस की बधाई देते हुए उन्होंने पोस्ट किया है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तिरंगे की रक्षा के लिए हम सभी संकल्पित हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में इन बातों का जिक्र किया है। उनके एक्स पर किए गए इस पोस्ट की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। तिरंगे की रक्षा के लिए हम सभी संकल्पित हैं, इस बात का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है और राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस की हार्दिक बधाई दी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप में से कच्छ तक और 140 करोड़ भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोते तिरंगा के सम्मान की रक्षा के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। जी बिल्कुल, देखिए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन बातों का जिक्र किया और साथ ही साथ वो लिखते हैं कि इस तिरंगे की शान के लिए, आन बान शान के लिए हम सभी संकल्पित हैं। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। मिशन महाराष्ट्र पर गृह मंत्री अमित शाह कल रहे। पुणे में बीजेपी राज्य स्तरीय अधिवेशन को उन्होंने संबोधित किया। उद्धव ठाकरे को बताया औरंगजेब फैन क्लब के नेता। तो देखिए, बिल्कुल, शरद पवार को उन्होंने ना सिर्फ घेरा, शरद पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उन्होंने सरगना बताया। शरद पवार के शासन में मराठा आरक्षण गायब हो जाएगा, इस बात का जिक्र भी गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आते हैं। एक बार जरा सुनिए उन्होंने किस अंदाज में हमला बोला। मैं आज यहां आया हूं तब आपको कहना चाहता हूं, ढेर सारी भ्रांतियां चल रही, भ्रांतियां चलाई गई, हम लोग भ्रांतियों में ना आए। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी। हम जवाब देने में कहीं कहीं संकोच करने लगे, लोगों के मन में एक भ्रांति पैदा हुई। आज मैं कहने आया हूं कि अगर 10 साल का एक्सटेंशन नरेंद्र मोदी जी के समय में ही मिला और पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी आरक्षण को बल देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, इन्होंने संविधान का विषय कहा, हमने जवाब नहीं दिया। हम सब भ्रांति से बाहर आए। अब चुनाव महाराष्ट्र में आया है, नए नए प्रकार की इल्यूजन पवार साहब खड़ा कर रहे हैं। मैं आज पवार साहब को कहने आया हूं, हमारे देवेंद्र जी, दादा शिंदे जी, अजीत दादा शिंदे जी, ये सब जवाब दे रहे हैं, मगर दूर से मेरा एक निरीक्षण है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा को रिजर्वेशन प्राप्त होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बाद में ताली लगाना। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है, और जब जब शरद पवार की सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। मैं सोच समझ कर ये वाक्य बोल रहा हूं। 2014 में महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आया, सुप्रीम कोर्ट तक ठीक गया। किसकी सरकार थी 14 में, बताइए जरा, अरे जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? भाजपा सरकार थी। देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री थे। हमने मराठा रिजर्वेशन देने का काम। तो अमित शाह ने शरद उद्धव पर भी निशाना साधा, तमाम बातों का जिक्र किया। देखिए, अधिवेशन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने का दावा किया, साथ ही विरोधियों पर भी निशाना साधा। और क्या कुछ उन्होंने कहा है निशाना साधते हुए, सुनिए। मेरी बात मानकर घर पे जाना, इधर उधर बातों में मत आना। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय, इस चुनाव में मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ पाता हूं, प्रचंड बहुमत के साथ युति की सरकार बनी। आज हमने संकल्प लेना, हम किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हम सत्ता प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए निकले हुए लोग नहीं। हम विचारधारा को लेकर राजनीति के मैदान में आए। हमारी पार्टी की स्थापना का कारण ही विचारधारा था। जीवन में कई लोगों को जीतने के बाद अहंकारी होते हुए भी देखा है। जीतने के बाद अहंकार आना, इसका आपको सैकड़ों उदाहरण दुनिया भर की राजनीति में मिलेगा।
मगर एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी दुनिया को दे रहे, वो हारने के बाद अहंकारी हो गए। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों में बदलाव। कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को मिला है वन विभाग। रावत को पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी मिली। तो देखिए यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं मध्य प्रदेश कैबिनेट में, और ऐसे में बात अगर कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत की करें तो उनको अब वन विभाग दिया गया है, पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली है। और काफ़ी लंबे समय से ऐसी चर्चाएं थी कि मध्य प्रदेश कैबिनेट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, और वो बदलाव हो गए। देखिए बिल्कुल, बात अगर की जाए एमपी की तो मंत्रियों के विभागों में बदलाव। कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को वन विभाग मिला है, रावत को पर्यावरण विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है, और इस तरीके से कैबिनेट में मंत्रालयों का अब यहाँ पर फेरबदल हुआ है, मंत्रालय बदले गए हैं। कैबिनेट मंत्री रामनिवास की अगर बात करते हो तो उनको पर्यावरण विभाग भी, इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भजनलाल सरकार के बड़े फैसले की। केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा वापस लिया है। गजेंद्र शेखावत फोन टैपिंग मामले में मुकदमा आखिरकार वापस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले को वापस लिया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मुकदमा दायर किया था और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने आवेदन दायर किया, कहा इस मुकदमे में कोई मेरिट नहीं, इसे वापस लिया जाना चाहिए। तो भजनलाल सरकार का ये बड़ा फैसला है। केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा जो था उसको वापस लिया गया। शेखावत फोन टैपिंग मामले में जो मुकदमा था उसको वापस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले को आखिरकार वापस लिया गया। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अजीत पवार का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी एनसीपी। लोकसभा चुनाव साथ लड़ा, विधानसभा भी साथ लड़ेंगे। तो ये बड़ा ऐलान, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में तमाम जो पार्टी है वो अब एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। कल हमने देखा कैसे अमित शाह पहुंचे थे महाराष्ट्र, वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर निशाना साधा गया। और अब अजीत पवार ने बड़ा ऐलान किया है महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव अकेले एनसीपी लड़ेगी। लोकसभा चुनाव साथ लड़ा है, विधानसभा भी साथ लड़ेंगे, लेकिन निकाय चुनाव की बात करें तो अकेले एनसीपी लड़ेगी। बढ़ते खबरों में आगे और अखबारों का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे जो बाइडन, और बाइडन ने पत्र लिखकर इसका ऐलान किया। एक इमोशनल लेटर उनकी तरफ से लिखा गया है। देश और पार्टी के हित में लिया गया फैसला, बाइडन का ये स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करूंगा। तो बाइडन चुनाव नहीं लड़ेंगे, कमला हैरिस को समर्थन, और इसी हेडलाइन के साथ अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने रविवार देर रात राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, और इसके साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम इस पद के लिए प्रस्तावित कर दिया है। बाइडन ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि वह जनवरी 2025 में कार्यकाल समाप्त होने तक राष्ट्रपति के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे, और वह इस सप्ताह राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। चुनाव से उनके पीछे हटने का कारण माना जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनकी मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को हराने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और देखिए, जो उन्होंने पोस्ट किया वो भी आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर भी देख रहे थे, और जिससे राष्ट्रपति पद की दौड़ में असमंजस की स्थिति आ गई। बाइडन ने लिखा है कि मेरा मानना है कि ये मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है कि मैं राष्ट्रपति चुनाव ना लड़ूं और अपने शेष कार्यकाल के अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करूं। और ये पोस्ट, ये लेटर जो उनके तरफ से लिखा गया है वो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो बाइडन ने कमला हैरिस के समर्थन का ऐलान करते हुए लिखा कि यह डेमोक्रेटिक पार्टी के एकजुट होकर लड़ने का समय है ताकि ट्रंप को पराजित किया जा सके। और चुनाव से हटकर बाइडन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए रास्ता साफ कर दिया। अगर हैरिस दौड़ में आती हैं तो वह इतिहास में ऐसा करने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। तो देखिए, इस खबर का जिक्र अमर उजाला में भी किया गया है। बाइडेन चुनाव मैदान से हटे, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए कमला को समर्थन, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आखिरकार अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के दबाव के सामने झुक गए हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। बाइडेन ने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान से हटने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इसी साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने का समर्थन किया है। और देखिए, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक्स पर भी पोस्ट किया है और कमला हैरिस का समर्थन उनकी तरफ से किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन उन्होंने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से हटने के बाद जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया कि मेरे साथी डेमोक्रेट मैंने नामांकन स्वीकार नहीं करने और अपने
शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करने का फैसला किया है। उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माय फेलो डेमोक्रेट्स, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट द नॉमिनेशन एंड टू फोकस ऑल माय एनर्जीज ऑन माय ड्यूटीज एज प्रेसिडेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ माय टर्म। माय वेरी फर्स्ट डिसीजन एज अ पार्टी नॉमिनी इन 2020 was to pick Kamala Harris as my vice president, and it's been the best decision I have made. Today I want to offer my full support and endorsement for the Kamala to be the nominee of our party this year. Democrats, it's time to come together and beat Trump. Let's do this. तो उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया जो टीवी स्क्रीन पर आपने देखा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमले के बाद पहली रैली में आक्रामक अंदाज में नजर आए ट्रंप। कहा लोकतंत्र के लिए खाई गोली। पेंसिल्वेनिया में हुए हमले के बाद पहली रैली ट्रंप कर रहे थे। रैली के दौरान बाइडेन को कमजोर बताकर मजाक उड़ाया गया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने लोकतंत्र के लिए गोली खाई है। उन पर किए गए हमले के बाद ये मिशिगन में उनकी पहली रैली थी। रैली में रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस भी मौजूद थे। उन्हें सुनने के लिए 12,000 से ज्यादा लोग ग्रैंड रैपिड्स के वैन एंडेल एरेना में जमा हुए थे। पिछले हफ्ते पेंसिल्वेनिया में उन पर हमले को देखते हुए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। ट्रंप के कान पर पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने हमले का कई बार जिक्र किया। भाषण के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन को कमजोर बताकर उनका मजाक उड़ाया और बाइडेन को अपनी पुनः चुनाव की बोली को खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश के लिए पेलोसी सहित वरिष्ठ डेमोक्रेट का मजाक भी उड़ाया। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि कई रिपोर्ट्स जितने भी वहां पर सर्वे लगातार सामने आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन कंपैरेटिवली काफी स्ट्रांग है और उनको लोग ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गोली खाने के बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार मैदान में उतरे हैं तो लगातार बाइडेन पर हमलावर भी हैं और दूसरी तरफ वो बता भी रहे हैं बार बार रिपीट करते हुए कि लोकतंत्र के लिए गोली मैंने खाई है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अग्निवीरों को आरक्षण देगी उत्तराखंड सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा हुई है। जरूरत पड़ी तो अग्निवीरों को उनके लिए एक्ट भी अलग से बनाया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी घोषणाएं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए तमाम इन बड़ी बातों का जिक्र किया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनको लेकर अलग से एक्ट बनाया जाएगा। अग्निवीरों को पुलिस समेत राज्य के विभिन्न विभागों में समायोजित करेगी और उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा। धामी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जाएगा और विधानसभा में भी रखा जाएगा। तो ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। चलिए बात कर लेते हैं कांवड़ यात्रा की। देखिए, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है और हरिद्वार से लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से भारी संख्या में यानी कि लाखों लाख की संख्या में जो कांवड़ यात्री है पहुंच रहे हैं और जल लेकर वहां से कांवड़िए जो है वो निकल रहे हैं। पूरे कांवड़ मेला क्षेत्र को 13 सुपर जोन और 31 जोन और 126 सेक्टर में बांटा गया है। और देखिए लगातार कांवड़ रूट पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि ताकि जो लोग जो कांवड़िए वहां पर पहुंच रहे, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और सरकार भी इसे लेकर दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन की टीम को दे चुकी है। तो अगर बात करें हरिद्वार की कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहां पर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और कांवड़ मेला को 13 सुपर जोन में बांटा गया है, 126 सेक्टर में बांटा गया, 31 जोन में बांटा गया है और लगातार वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो वहीं कांवड़ रूट में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के नियम पर स्वामी रामदेव का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि रामदेव को अपनी पहचान बताने से दिक्कत नहीं है तो फिर रहमान को क्यों है, नाम छिपाने की आखिर जरूरत नहीं है। तो देखिए इस पूरे मामले पर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको याद होगा जिस दिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी किया गया, उसी दिन जो एनडीए के सहयोगी हैं चिराग पासवान की तरफ से सबसे पहले स्टेटमेंट सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी के भी जो सहयोगी दल है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया और अब बाबा रामदेव की तरफ से कहा गया कि जब रामदेव को दिक्कत नहीं है अपनी पहचान बताने तो फिर रहमान को क्यों दिक्कत है। सुनिए। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। कार्यों को शुद्धता प्रामाणिकता से करने की जरूरत है और इस पूरे मामले को लेकर अब तक अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं।
कई सहयोगी दलों को भी इस पर ऑब्जेक्शन है एनडीए के, और वहीं रामदेव कह रहे हैं कि जब रामदेव को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर रहीम को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपना नाम बताने में। चलिए, और अब बात होगी फैक्ट फाइल में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, जो कि आज है। 1947 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना इसका मकसद। देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और एकता का प्रतीक। शीर्ष पर गहरा भगवा, साहस, बलिदान और शक्ति का प्रतीक। बीच में सफेद रंग, शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक। और नीचे हरा रंग, भूमि की उर्वरता, विकास का प्रतीक। केंद्र में अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जो कि 24 घंटे का प्रतीक है।